सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 1। और इस यूनिट को हम देखने वाले हैं वन शॉट के अंदर, यानी कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है यूनिट 1 का वो हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी देख रहे होंगे। इस वीडियो को हम काफी अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। और अब डेटा एनालिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आ चुका है, ठीक है। आपके किसी भी ईयर में है, किसी भी ब्रांच में है, सब के अंदर एक ही ड्यू के अंदर जो सिलेबस है वो सेम है। और भी यूनिवर्सिटी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो सेम ही है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सिमिलर रहते हैं हर जगह, ठीक है। वो चेंज नहीं होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को आराम से देखोगे, मतलब कंप्लीट देखोगे, तो आपका जो डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 1 है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी यूनिट जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। और वहां पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मिलते रहते हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमारे चैनल से तो आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। और सब्जेक्ट्स आते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इस यूनिट को। तो इस यूनिट का ये जो हमारा सिलेबस है ये रहा सामने, ठीक है। और इस सिलेबस के अंदर मैंने इस सिलेबस को कंप्लीटली 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, हम लास्ट पार्ट है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, क्योंकि ये जो है टोटल क्वेश्चन आए हैं 4, ठीक है। मतलब 3 बार तो डायरेक्टली पूछा गया था डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करो लॉन्ग क्वेश्चन में, और एक हमारा आया था, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल प्लानिंग, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो हम उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। और जितने भी ऊपर के टॉपिक्स हैं, जो 5 पार्ट्स हैं, उन्हें देखेंगे। उनके ऊपर जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 जो है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो, डेटा सबको पता है डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुई है, अगर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर प्री प्रोसेस इंफॉर्मेशन कहा जाए तो वो होता है हमारा डेटा, ठीक है। तो डेटा हमारा बहुत ज्यादा आज के टाइम पे यूजफुल है। तो आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि डेटा हमारा तो बहुत सारा है, ठीक है। मतलब बिग डेटा आ चुका है कि बहुत ट्रिलियन पेटाबाइट इतना डेटा है, ठीक है। मतलब तो अब डेटा में से हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें यूज आता है डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। मतलब डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? डेटा को क्लीन करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और ट्रांसफॉर्म करता है, और फिर इसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकालता है। और ये जो इंसाइट्स हैं, इनके बिहाफ पे हम डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी चाहे डेटा आ जाए, बट अगर डेटा को आप प्रोसेस नहीं करोगे, अगर उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगे, तो डेटा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से डेटा एनालिटिक्स हर जगह आज के टाइम पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स, आई होप आपको पता चल गया कि ये क्या है? प्रोसेस है डेटा को एग्जामाइन करने का, समझने का, है ना, उसे क्लीन करने का, उसमें से जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, उन्हें रिमूव करने का, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का। क्योंकि डेटा जो है आज के टाइम पे बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल है। लाइक इमेजेस भी है, वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट डेटा भी है, वॉइस डेटा भी है, ठीक है। तो उन सबको ट्रांसफॉर्म करना एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, उसकी एक मॉडलिंग रॉ डेटा, और उसको मॉडल करना, ठीक है, टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कंक्लूजन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग हो पाए, आप आगे के लिए जो अच्छे डिसीजन है वो ले पाओ, और अपने बिजनेस को मतलब बेनिफिशियल बना पाओ, ठीक है। मतलब बेनिफिट बना पाओ, ठीक है, उसमें बेनिफिट बना पाओ, प्रॉफिटफुल बना पाओ, ठीक है। सो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? टर्निंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल डिसीजंस। जो हमारा रॉ डेटा है, जो भी हमारा मतलब जितना भी अवेलेबल डेटा है, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, जिससे कि हम यूजफुल डिसीजन ले सकें, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। अब इतना ज्यादा ये जो डेटा एनालिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जरूरत है? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो मैसिव अमाउंट में डेली डेटा जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो सेल्स रिकॉर्ड हो, कस्टमर के क्लिक्स हो, कहाँ पे कस्टमर क्लिक कर रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट हो, सेंसर रीडिंग हो, ठीक है, बहुत सारा हमारा डेटा है। बट अगर बिना एनालिटिक की बात करें तो जो डेटा है वो हमारा यूजलेस है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। बट अगर हम एनालिटिक्स लाते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होगी, उसे समझने में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए अब, ठीक है, जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो पाए, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल पाए, ठीक है। ये
इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। कभी कभी डायरेक्टली 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप समझाकर आ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है गिवन। सो रॉ डेटा हमारा यहाँ पर होता है लाइक नंबर्स, टैग्स, इमेजेस, उसमें हम एनालिटिक्स प्रोसेस लगाते हैं जो क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है, क्लीन करता है, एनालाइज करता है, जिससे हमें पैटर्न्स मिलते हैं, हमें ट्रेंड्स मिलते हैं कि अगर जनवरी के अंदर पिछली साल हमारी 500 5000 की सेल हुई थी, तो अगली जनवरी में हमारी 5000 की सेल हो सकती है। मतलब हमें पहले से पता चलता है कि हमारा ये हिस्टोरिकल डेटा जो है, इससे हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई जनवरी में सेल क्यों हुई थी। हमने देखा कि जनवरी में स्वेटर्स की सेल जो है बहुत ज्यादा हुई थी। तो जनवरी में स्वेटर की सेल क्यों हुई थी, क्योंकि विंटर था, ठीक है। और फिर हमने देखा कि 5000 में से मेंस के क्लोथ कितने बिके थे, वुमेन्स के क्लोथ कितने बिके थे, चाइल्ड्स के क्लोथ कितने बिके थे। लाइक मेंस के क्लोथ अगर ज्यादा बिके थे, तो हम अगली जनवरी के अंदर जो मेंस के क्लोथ हैं उनका स्टॉक ज्यादा रखेंगे, जिससे कि और हमारे क्लोथ जो है बिक पाए। मतलब एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया कि डेटा का हम इस तरीके से यूज करते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम अगली जनवरी आने तक जो ज्यादा जो स्टॉक है वो मेंस के क्लोथ का रखेंगे, क्योंकि उसकी ज्यादा सेल हुई थी, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है। अब हमारे जो की नीड्स हैं डेटा एनालिटिक्स की, वो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स हैं, उनको इंप्रूव करता है। कस्टमर के जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है। और जो हमारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इन सबको भी डिटेक्ट करता है। क्योंकि अगर डेटा आता आता जा रहा है, तो उसके अंदर अगर हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं, ऐसे कुछ हमें फ्रॉड्स मिलते हैं जो कि अनयूजुअल है, जो कि काम के जो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फ्रॉड के हैं, तो हमें पता लग जाता है कि फ्रॉड है, ठीक है। और हमारे जो ऑपरेशंस हैं लाइक सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक, उन्हें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। फालतू आपको काम नहीं करना पड़ेगा। डेटा से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर आप वही डिसीजन लोगे जो काम के हैं, ठीक है। आप फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नीड है हमारी डेटा एनालिटिक्स की, ठीक है। तो ये हमारा डेटा एनालिटिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये हमारा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। मैंने मतलब जैसे ये टॉपिक समझाया, मैंने इसके बाद बताऊंगा कि आपको पीवाईक्यूज कौन सा आया था। तो देखो पीवाईक्यू पूछा गया था व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। तो ये आप अच्छे से समझा सकते हो डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, बहुत अच्छे से आप समझा पाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी, ठीक है। अगर हम एनालिटिक स्केलेबिलिटी की बात करें, जो हमारा डेटा है उसे एनालाइज करने की जो पावर है, वो हिस्ट्री में कितनी, मतलब पहले कुछ सालों पहले कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है। डेटा कैसा था, अब डेटा कैसा है। अब पहले डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता था, अब कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले जो हमारा डेटा था इतना ज्यादा नहीं होता था, ठीक है, तो हमें इतनी ज्यादा पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अगर हम यहाँ से एक फ्लो चार्ट से इसे समझते हैं, तो कैसे समझेंगे, देखो 1960s एंड 70s के अंदर क्या था कि हमारा जो डेटा था मैन्युअली जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं, मैन्युअली जो है उसे एनालाइज किया जाता था, ठीक है, पेपर बेस्ड रिपोर्ट्स का यूज करके। लाइक आपकी जो आपने देखा होगा ना, लाइक अगर छोटा सा डेटा है, ठीक है, कोई छोटा सा दुकानदार है, कोई किराना स्टोर है, तो उसके जो उधार वगैरह का होता है पैटर्न, वो एक बुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर सेव करके रखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास ज्यादा डेटा नहीं है। बट वहीं पे अगर हम शोरूम कोई है, ठीक है, कोई मार्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो उनके पास अपना एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वो डेटा सबको मैनेज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उनके यूथ नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ज्यादा है। बट जो किराना स्टोर है उसके अंदर ज्यादा नहीं है, तो वो एक बुक के अंदर जो है ये सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं। ऐसे 1960s और 70s में क्या था कि हमारा जो डेटा था वो काफी कम था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, ऐसे पेपर्स के अंदर जो है डेटा हमारा स्टोर होता था, वहां पर पेपर्स के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार होती थी। बट यहाँ पर जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, क्योंकि इसको लिखना, इसे मेंटेन करना, इसे सिक्योर रखना, ठीक है, कहीं ये घूम ना जाए, ठीक है, कहीं ये लीक ना हो जाए। और ये काफी ज्यादा स्लो भी था, ठीक है, यहाँ पर एरर्स भी बहुत ज्यादा होते थे। तो ये सिर्फ जो है ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता था। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा अमाउंट है तो आप इसमें हैंडल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा 1960s एंड 70s की बात है। फिर आया हमारा 1980s के अंदर स्प्रेडशीट, ठीक है। लाइक हमारा एक्सेल आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक्सेल आ गया, और हमारा लोटस आया था जो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। डॉस लोटस 1 2 3, ठीक है। ये हमारे कुछ स्प्रेडशीट आए थे, ठीक है। आपको पता होगा ना, ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। उनके अंदर हमारा जो डेटा है वो हमारा एनालाइज होने लग गया, मैनेज होने लग गया, स्टोर होने लग गया, ठीक है। यहाँ पर आप जो कैलकुलेशन वगैरह है वो डिजिटली कर पा रहे थे, लाइक सम, ठीक है, और कैलकुलेशन, और जो क्या बोलते हैं काउंटिंग, ठीक है, सारी चीजें जो है आप डिजिटली कर पा रहे थे, ठीक है। और ये क्या कर पा रहा था,
लार्ज स्केल डेटा को हैंडल तो कर पा रहा था, पर फिर भी एक लिमिट में, ठीक है, लाइक ये 1000 to लैक्स तक जो डेटा था वो हैंडल कर सकता था। बट अगर लैक्स के ऊपर जाते थे तो वहां पे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट थी, ठीक है। बट 1980s के अंदर इतना ज्यादा डेटा था भी नहीं, तो इससे काम चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1990s आया, ठीक है, यहीं पर हमारा करीब लाइक वेब वगैरह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, डेटा बढ़ने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो आरडीबीएमएस आया, ठीक है, एसक्यूएल आया, आरडीबी में आया, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आए, ठीक है, जहां पर हमारा जो डेटा था वो डेटा बेसिस के अंदर स्टोर होने लग गया, ठीक है। मतलब डेटा बेसिस हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, उसे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सेव होने लग गया, ठीक है। मतलब ये जो है लैक्स के ऊपर अमाउंट का जो डेटा था वो स्टोर करने लग गया, लाइक जीबीज में डेटा जो है स्टोर होने लग गया इसके अंदर। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता था उसके लिए, उसे क्वेरी करने के लिए, ठीक है, उसे अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, उसे फिल्टर करना है, उसे शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमारी लैंग्वेज यूज होती थी एसक्यूएल, ठीक है। आप एसक्यूएल का यूज करके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके क्या कर सकते थे, इस डेटा पे क्वेरी रन कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ जो डेटा था वो अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यानी कि रॉस एंड टेबल्स की फॉर्म में है, तभी हमारा डेटा यहाँ पर जो है अच्छे से हो ऑर्गेनाइज हो पाता था, स्टोर हो पाता था। बट अगर वो अनस्ट्रक्चर है तो नहीं हो सकता था, ठीक है। अनस्ट्रक्चर मतलब लाइक इमेजेस में है, वीडियोस में है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो वो जो है इसके अंदर आरडीबीएमएस के अंदर स्टोर नहीं हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो स्टोरेज है वो इंप्रूव हुई, ऑर्गेनाइजेशन उसका अच्छे से होने लग गया, और डेटा को रिट्रीव करना बहुत इजी हो गया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, देखो डेटाबेस के अंदर अब डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, आरडीबीएमएस आ गया जो कि उसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि अब हमारे जो बहुत सारे डेटाबेसेस है उनको मिलाकर हमारा बनता है क्या, डेटा वेयर हाउस, ठीक है। मतलब देखो, जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है ना, जैसे कि डेटा डेटा डेटा, ठीक है, ABC, ये हमारा जो ABC है वो सिमिलर टाइप का डेटा है, ठीक है। इसको अगर हम मिला देते हैं तो हमारा एक डेटा बेस तैयार हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा डेटा बेस तैयार हो जाता है। अब ऐसे ही हमारा एक डेटाबेस दूसरा डेटाबेस बन गया, ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा डेटाबेस बन गया। अब अगर हम इन तीनों डेटाबेस को मिला दें, ऐसे मल्टीपल डेटाबेसेस को मिला दें, तो हमारा बनता है डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अब क्या बनता है हमारा डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस की एंट्री हुई हमारी 2000 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो लार्ज अमाउंट में जो स्ट्रक्चर डेटा था वो हमारा स्टोर होने लग गया, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम में, मतलब कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि डेटा वेयर हाउस है। जैसे कि कंपनीज का वेयर हाउस होता है ना, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एक वेयर हाउस होता है जहां पर आपको सारी सामान मिल जाता है, ऐसे ही डेटा वेयर हाउस बना जहां पर बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा था वो स्टोर होता था, ठीक है। और यहाँ ये यूज होता था बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लाइक सैप, पैराडेटा, ये हमारे कुछ टूल्स आ गए जो कि बिजनेसेस को हेल्प करते थे डेटा को मैनेज करने में, और अलग अलग जो हमारे लाइक डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक साथ मैनेज करने में इस डेटा की हेल्प से, ठीक है। और अलाउड हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, बेटर डिसीजन मेकिंग भी क्या था, डेटा डेटा वेयर हाउसिंग की हेल्प से आप जो हिस्ट्री का हमारा डेटा है, हिस्टोरिकल जो हमारा डेटा है, आप उसे एनालाइज कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि अब इसके बिहाफ पे आप कुछ आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप आगे हिस्टोरिकल हिसाब से, बट हिस्टोरिकल डेटा को आप एनालाइज कर सकते थे कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। मतलब ये नहीं बता सकते थे आप क्या हो सकता है, आप पर ये बता सकते थे कि पहले क्या हुआ था। आप उसकी समरी तैयार कर सकते थे, रिपोर्ट तैयार कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ये 2000 के अंदर हुआ कि डेटा वेयर हाउस आए। अब जो है 2010 के बाद हमारा जो डेटा है बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होने लग गया, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा, जितना हमारा पहले 100 साल में डेटा नहीं बनता था, उतना अब हमारा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जो डेटा है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इतना मैसिव अमाउंट में डेटा जब होने लग गया, मतलब डेटा बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको नाम दिया गया बिग डेटा का, ठीक है। क्या नाम दिया, बिग डेटा का। और ये जो डेटा था पहले जो था सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मैनर में था, ठीक है। बट अब जो बिग डेटा है हमारा वो स्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी आ गई डेटा की ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ी, ठीक है, अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डेटा हमारा बहुत ज्यादा ऐसा नॉइसी भी हो गया, ठीक है। तो इसको मैनेज करना, जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे, ठीक है, जो हमारे आरडीबीएमएस थे, वो उनके बस की बात नहीं थी, वो इसे मैनेज नहीं कर सकते थे।
तो 2010 के बाद आया हमारा बिग डेटा एंड एआई, ठीक है, जो कि अब तक चल रहा है, 2010 से लेकर अब तक चल रहा है। वो अब हमारे बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एआई टूल्स आ गए हैं, एमएल एल्गोरिथम्स आ गए हैं, जो क्या करते हैं, इस बिग डेटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। इस बिग डेटा को अच्छे से क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन ला के देते हैं, और इसके बिहाफ पे जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं उनको प्रिडिक्ट भी करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2010 के बाद से लेकर अब तक चल रहा है बिग डेटा एंड एआई। तो टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, स्पार्क, जो हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैसिव डेटा को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ये रियल टाइम प्रोसेसिंग भी करते हैं, मतलब कि डेटा लाइव स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है, लाइव बाइट, जो बाइट्स हैं उनके अंदर आ रहा है, तो ये स्टोर नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोसेस हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, ठीक है। मशीन लर्निंग को ये यूज करते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग को भी यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो काफी फास्ट, आपको काफी फास्ट एनालिटिक्स मिलती है, आपको स्केलेबल एनालिटिक्स मिलती है, और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स मिलती है, ठीक है, जो कि कितना भी आप उसे रैपिडली ग्रो कर लो ये करके देगा, ठीक है, काफी फास्ट डेटा को प्रोसेस करके देगा, ठीक है, और इंटेलिजेंटली करके देगा, ठीक है। तो मैंने आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जो कंप्लीट इवोल्यूशन था एनालिटिक्स का, स्केलेबिलिटी का, कि किस तरीके से जो डेटा है वो इंक्रीज हुआ, किस तरीके से जो एनालिटिक्स है वो भी इंक्रीज हुई, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन कौन से टूल्स आए इसको करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक पार्ट क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग, ठीक है। ये हमारा एक बार पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था, आप देख सकते हो, what is the difference between डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको डेटा एनालिसिस और डेटा रिपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस बताना था, ठीक है। वैसे अगर सिलेबस में देखोगे तो ये आगे ये टॉपिक, बट मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो, डेटा रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस दोनों ही हमारे डेटा के साथ डील करते हैं, ठीक है, और दे सर्व वेरी डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। दोनों ही क्या जो पर्पस है वो काफी अलग है। पहले देखो, ये ना हमारे मतलब स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, फिर हमारी एनालिसिस होती है, ठीक है, बिना रिपोर्टिंग के एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, पहले रिपोर्टिंग होती है फिर हमारी एनालिसिस होती है। अब ये होते क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो डेटा रिपोर्टिंग एक हमारा प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि जो हमारा डेटा है ना उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसे प्रेजेंट करता है इन अ स्ट्रक्चर रीडेबल फॉर्मेट, लाइक टेबल्स में, चार्ट्स में, डैशबोर्ड में, जिससे कि इजीली आपको समझ में आ पाए कि हुआ क्या था, डेटा क्या था, ठीक है, मतलब कि समरी आपको बनाकर देता है। डेटा रिपोर्टिंग क्या करता है, आपको रिपोर्ट तैयार करके देता है जो कि काफी ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, रीडेबल होगी, और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगी, ठीक है, जिससे कि इजीली रीड किया जा सके, और हमें पता लग सकता है इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट हैपेंड, ठीक है, हुआ क्या था, इसका आपको पता लग जाता है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट आपको मिलती है ना, वैसे ही डेटा रिपोर्टिंग होती है कि आपको स्ट्रक्चर मैनेज में पता चल जाता है कि हुआ क्या था, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल नेचर होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी इंटरप्रेटिव नहीं है, इसके अंदर कोई भी मतलब आपको आगे नहीं बताया गया कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, बट आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे बात होती है, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन, ये कुछ भी ऐसा रिकमेंड वगैरह नहीं करता, ठीक है। इट यूजुअली ऑटोमेटेड एंड रन्स ऑन अ फिक्स शेड्यूल, ठीक है। या तो आपका डेली डेटा जो है उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही होगी, या तो वीकली या मंथली जो रिपोर्ट है वो तैयार हो रही होगी। तो ये एक शेड्यूल मैनर में चलता है और एक टाइम के बाद होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि एग्जाम्पल भी बताना है, तो अगर हम एक किराना स्टोर की लाइक बात करते हैं, तो वो क्या करता है, मंथली सेल्स की जो रिपोर्ट है ना वो जनरेट करता है। तो इसने एक मतलब एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर उसने बताया कि टोटल जो रेवेन्यू था इस दुकान का वो था 50 लाख रुपए, ठीक है। इसने इतना बताया, 50 लैक्स का रेवेन्यू था। इसने बताया नंबर्स ऑफ आइटम्स कौन कौन से सोल्ड हुए थे, ये बता दिया, और ये बता दिया कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से थे। इट दिस टेल्स द मैनेजर व्हाट हैपेंड बट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, ये बता दिया इसने कि कितनी हमारी सेल हुई थी, कौन से प्रोडक्ट सेल हुए थे, इसमें से कौन सा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, ये हमें बता दिया, बट ये नहीं बताता कि ये क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये व्हाट का आंसर देता है, वाई का नहीं देता, क्लियर है, ठीक है। अब आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, पहले रिपोर्टिंग होती है, तो आपकी अब रिपोर्ट तैयार होकर आ गई कि क्या हुआ था। अब एनालिसिस क्या करेगा, एनालिसिस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा को डीपली
एग्जामिन करता है, ठीक है, अच्छे से समझता है, इंटरप्रेट करता है और फाइंड करता है कि रूट कॉज क्या था प्रॉब्लम का, ठीक है। अगर 50,000 की सेल हुई तो क्यों हुई 50,000 की सेल और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। डिस्कवर पैटर्न्स एंड जनरेट एक्शनेबल इनसाइट्स। इट आंसर्स व्हाई डिड हैपन, व्हाट शुड वी डू। मतलब ये बताता है कि क्यों हुआ था और ये भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एक्शन भी बताएगा कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आंसर करता है कि व्हाई डिड इट हैपन एंड व्हाट शुड वी डू। वो ये हमारा इन्वेस्टिगेटिव एंड इंटरप्रेटिव नेचर का है, ठीक है। मतलब अच्छे से एग्जामिन करता है, अच्छे से उसे एनालाइज करता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं और कुछ डोमेन एक्सपर्टीज यूज होती है। मतलब कि थोड़ा सा ये हाई लेवल का होता है, ठीक है। ये अच्छे से डेटा को एनालाइज करता है। द आउटपुट इज अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रिडिक्शन, नॉट जस्ट अ समरी। जैसे रिपोर्टिंग के अंदर आपको समरी मिल गई थी, ये सिर्फ समरी नहीं देता, ये आपको बताता है कि आपको करना क्या, आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। अब हम इतना समझ में आ गया डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा रिपोर्टिंग क्या है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर जो हमारा रिटेल स्टोर था उसकी एक हमें सेल्स रिपोर्ट मिल गई थी, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पर डेटा एनालिसिस, यहाँ पे उसे इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि क्यों हमारा जो रिवेन्यू है वो ड्रॉप हुआ 20% इन मार्च, ठीक है। मतलब कि हमें पूरी साल की जो रिपोर्ट मिली उसके अंदर हमने देखा कि मार्च के अंदर जो हमारा रिवेन्यू था वो ड्रॉप हुआ, ठीक है। लाइक मार्च जैसे यूजुअली जो हर महीने में सेल हो रही थी उतनी मार्च में नहीं हुई, वो ड्रॉप हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, इसने बताया कि जो आपका कॉम्पिटिटर था उसने 30% का डिस्काउंट दिया था सेम पीरियड पे, ठीक है। जो मतलब आपका कॉम्पिटिटर है उसने इसी टाइम पे मतलब मार्च में ही जो है 30% का डिस्काउंट दिया था, तो जो लोग थे वो आपके दुकान पे आने की बजाय उस जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी दुकान पे गए, ठीक है, उसी सेम पीरियड पे। तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप और अच्छे जो ऑफर्स हैं उनको लॉन्च करो और जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करो, ठीक है। तो देखा कि रिपोर्ट से उसने उसे एनालाइज करके कैसे हमें अच्छे से बताया कि ये क्यों हुआ था, हमारा जो सेल्स है वो ड्रॉप क्यों हुई थी और बताया कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपके जो कस्टमर्स है वो रिटेन हो, ठीक है। तो इतना आई होप आपको क्लियर है, इतना लिख दोगे बहुत है, ठीक है। आप लास्ट में अगर टेबल बनाना चाहते हो तो ये टेबल बना सकते हो। ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। इसके अंदर बस टूल देख लो कि डेटा रिपोर्टिंग के अंदर हमारे जो एक्सेल, पावर बीआई, टेबल्यू ये हमारे यूज होते हैं, ठीक है। और डेटा एनालिसिस के अंदर हमारा पाइथन, आर लैंग्वेज, एमएल मॉडल्स ये हमारे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये टेबल भी बनाकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, पीवाईक्यू में आया था। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, देखेंगे कि डेटा के हमारे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, नेचर क्या होता है डेटा का और हम कैसे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो तीन हम देखने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। तो देखो हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है, ठीक है। अब हमारे दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल सोर्स और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। अगर आपका जो सोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, ठीक है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, लाइक एक जैसे हम किराना स्टोर की बात कर रहे थे, ठीक है, उसका जो सेल्स रिकॉर्ड है और उसके जो ट्रांजैक्शन लॉग्स हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे एक इंटरनल सोर्स हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सोर्स है, ठीक है, जिससे हमें डेटा मिला, जो हमने रिपोर्ट तैयार करी। या फिर हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है, कौन से एम्प्लॉय का क्या है, ठीक है, कितनी सैलरी है, क्या नेम है, क्या रोल है, ठीक है। या फिर आपका इन्वेंट्री या सप्लाई चेन का डेटा है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इंटरनल सोर्सेज, कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो होता है इंटरनल सोर्स। अगर हम बाहर से कोई डेटा ले रहे हैं, लाइक कोई सोशल मीडिया से डेटा ले रहे हैं, गवर्नमेंट डेटाबेसेस से डेटा ले रहे हैं, या फिर हमने कोई आईओटी सेंसर्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस लगाए हुए हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, वहां से जो हमारा कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज बोल सकते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट करते हैं तो वो होता है इंटरनल और जो बाहर होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमारे दो सोर्सेज होते हैं डेटा के। अब हमारा जो डेटा है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे देखो हमारा डेटा कैसा है, जैसे एक इंसान होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, कि वो इंसान जो है कितना ऑनेस्ट है और वो कितना कैपेबल है, कितना स्ट्रांग है, ऐसे क्या होता है एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वैसे ही हमारे डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि हमारा डेटा कितना एक्यूरेट है, डेटा कितना करेक्ट है, कितना एरर फ्री है। इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी, ठीक है। लाइक हमारा जो कस्टमर है उसका जो फोन नंबर है वो करेक्ट स्टोर हुआ है कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने डाल दिया कि 10 नंबर का आपका नंबर होना चाहिए, अब कस्टमर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, वो भी 10 नंबर है बट वो हमारा सही फोन नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्या बोलते कंडीशंस लगानी पड़ेगी जिससे कि हमें पता लग सके कि जो हमारा डेटा है वो करेक्ट है, ठीक है। और कंप्लीटनेस, ठीक है, डेटा हमारा क्या कंप्लीट है या नहीं, कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। जितनी हमने फॉर्म फॉर्म के अंदर जो
फील्ड्स जो थी लाइक नेम, रोल नंबर, एज, जो भी रिक्वायर्ड थी वो फिल हुई है या नहीं। अगर फिल नहीं हुई है तो वो मिसिंग वैल्यूज में काउंट होंगी, ठीक है, तो हमारा डेटा इनकम्प्लीट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी है या नहीं हमारे डेटा के अंदर, अगर हमारा जो एक एड्रेस है वो बिलिंग का और शिपिंग का अगर वो अलग अलग है तो ये तो बात नहीं बनेगी। तो बिलिंग और शिपिंग का जो डेटा है वो सेम होना चाहिए। ऐसे ही हमारे डेटा के अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमारे मल्टीपल सिस्टम से डेटा आ रहा है तो सिमिलर डेटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेम बंदे का जो इधर डेटा अलग है, इधर उसकी जो फोन नंबर है वो अलग है, इधर फोन नंबर अलग है, इधर उसकी एज अलग है, इधर उसकी एज अलग है। तो डेटा के अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टाइमलाइंस, ठीक है, हमारा जो डेटा है अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो अब जो है हमारा उसका फोन नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है, और उसका जो पहले फोन नंबर जो रजिस्टर्ड था वो बंद हो चुका है। तो अब जो हमारा फोन नंबर है वो पहले ही वाला चल रहा है और वो जो फोन नंबर है वो बंद है, अप टू डेट नहीं है। तो हमारा डेटा कैसा कहलाएगा, वो मतलब अप टू डेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ओल्ड कहलाएगा। तो इसके लिए हमारा जो डेटा है वो अप टू डेट होना चाहिए। लाइक हमारे जो स्टॉक की प्राइसेस हैं, ठीक है, वो तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे हमारी जो स्टॉक की प्राइसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड पे चेंज होती है, ठीक है, तो वो हमारी कैसे होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी होना चाहिए, हमारा जो डेटा है अपने जो मतलब स्टैंडर्ड रूल्स एंड फॉर्मेट बनाए हैं उसी के अंदर हमारा जो डेटा है वो होना चाहिए, उसी के अंदर स्टोर हो। लाइक हमारे जो डेट, मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट है, मतलब जो हमारे डेट का जो हमारा फॉर्मेट है उसी को फॉलो कर रहा है, कहीं रैंडम टेक्स्ट में तो हमारा डेटा नहीं लिखा हुआ। तो मतलब हमारा जो डेटा है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इनको मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि डेटा हमारा कितना अच्छा है और कितना बेकार है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारा जो डेटा है ना बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ फॉर्म में जनरेट होता है, बहुत सारे फॉर्मेट्स में जनरेट होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेटा हमारा क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में, ठीक है। तो हमारा जो मेनली डेटा का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे हमने डेटा को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा डेटा होता है वो होता है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा और तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। नाम से ही पता चल रहा है जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होगा वो हमारा एकदम फिक्स बढ़िया एकदम स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। और जो अनस्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही ज्यादा मैसी होगा और कोई भी उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होगा। और जो सेमी स्ट्रक्चर होगा ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा और थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर होगा। तो जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है वो दोनों का ब्रिज होता है, ठीक है। मतलब कि आप जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है उसे आप कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में भी काउंट कर सकते हो और कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारा डेटा होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा पीवाईक्यू के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर डीबीएमएस पढ़ा है, ठीक है, डीबीएमएस आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हम बात करते हैं आरडीबीएमएस की, ठीक है, जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है ना कि हमारी टेबल्स होती हैं, रॉस एंड कॉलम्स के अंदर डेटा जो है हमारा डिवाइडेड होता है। और ये जो हमारी टेबल्स होती हैं इसका स्कीमा हम डेटा को स्टोर करने से पहले बना देते हैं कि लाइक हमारे जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट होगा, यहाँ पर हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे, फिर स्टूडेंट की एज स्टोर करेंगे, स्टूडेंट की स्टैंडर्ड स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का कोर्स स्टोर करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना पहले ही हम बना देते हैं। और अगर हमने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया तो वो रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हमें वही जो डेटा है वो स्टोर करना पड़ेगा और कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो हमें डेटा को अच्छे से ऐसे स्टोर करना पड़ता है स्ट्रक्चर मैनर में। तो ये जो है ना हमारा स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर डेटा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्कीमा है, जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और ऑन राइट यानी कि डेटा को स्टोर करने से पहले बनाया जाता है। यहाँ पर हम क्वेरी करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं और हम उसे आरडीबीएमएस के अंदर स्टोर करते हैं, लाइक माई एसक्यूएल हो गया, हमारा ओरेकल हो गया, या हमारे कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिनके अंदर हम इसे स्टोर करते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड है, जो बहुत सारा वर्ल्ड के अंदर डेटा है, उसका 20% डेटा जो है हमारा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल स्टूडेंट से समझा दिया और कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर जो हमारा डेटा होता है वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता, ठीक है। वो हमारा कोई रिजिड टेबुलर स्कीमा को फॉलो नहीं करता, जैसे टेबल्स बनी हुई है ना वैसे फॉलो नहीं करता। इसके अंदर हमारे अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेट्स है ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उन्हें राइटिंग के टाइम पे जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो जब भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही स्ट्रक्चर बनाना है फिर आप चेंज नहीं कर सकते।
आप उसे लिखते टाइम भी जो है चेंज कर सकते हो। सेमी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है और की वैल्यूज के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। लाइक आप की से जो है एक्सेस कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जेसन फॉर्मेट हो गया, एक्सएमएल हो गया, या फिर एचटीएमएल हो गया, या फिर सीएसवी कॉमा सेपरेटेड जो हमारे वैल्यूज होती हैं वो हो गए। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर वैल्यूज होती हैं। लाइक इसके अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है बट रिजिड नहीं होता, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हमारी एक जेसन की फाइल है जो कि वेदर एपीआई से क्या करती है, लाइक सिटी का नेम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अ नेस्टेड एरे ऑफ आवरली फॉरकास्ट, ठीक है, ये सब चीजों को लाती है और आपको देती है, ठीक है। और ये जो अलग अलग जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में आ सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक टाइम पे सिटी का नेम आ रहा है, दूसरे टाइम पे लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आ रही है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक रिस्पॉन्स में अलग हो सकता है, दूसरे रिस्पॉन्स में अलग हो सकता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। तो यही मैं आपको बस समझाना चाह रहा था, सेमी स्ट्रक्चर जो है रिजिड नहीं होता। अब आता है हमारा अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही रिजिड नहीं होता, इसके अंदर तो चाहे कुछ भी डाल दो, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी प्री डिफाइंड ना तो फॉर्मेट होगा, लाइक की वैल्यू स्पेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे इसके अंदर आपकी वीडियो आ जाए, चाहे इमेज आ जाए, चाहे टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, चाहे वॉइस आ जाए, सब टाइप का डेटा ये स्टोर कर सकता है। सब टाइप का जो डेटा है वो इसके अंदर आ सकता है। इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब जो हमारे वर्ल्ड का 80% ऑफ डेटा है ना, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो उस डेटा को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड क्वेरी यूजिंग ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल्स, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर माई एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह यूज नहीं कर सकते स्टोर करने के लिए, क्वेरी करने के लिए। आपको इसके लिए लगता है बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स लाइक हडूप, स्पार्क, ठीक है, ये हमारे यूज होते हैं इसको अच्छे से प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसे स्टोर तो हमारा एसडीएफएस करता है, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि इसे स्टोर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर। इसका कोई भी फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पर आपको एआई का यूज करना पड़ता है, एमएल, एनएलपी, इन सब का यूज करना पड़ता है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। और इसे डेटा लेक्स के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी हम डेटा लेक्स आगे पढ़ रहे होंगे। डेटा लेक्स हमारी एक लेक होती है, मतलब कि डेटा बहुत सारा इसके अंदर होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, अनस्ट्रक्चर हो, सारा जो है रॉ डेटा इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये मतलब रिचेस्ट होता है इन द कॉन्टेक्स्ट बट हार्डेस्ट टू प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत सारा आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बट इसे प्रोसेस करना जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। लाइक एक कलेक्शन है हमारे यूट्यूब वीडियोस का, ठीक है, जो अलग अलग है, ठीक है। तो वो हमारा एक रॉ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, ईमेल्स के अंदर, उसके अंदर हमारी ईमेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर है। वॉइस नोट्स हैं व्हाट्सएप के, वो हमारे अनस्ट्रक्चर हैं। तो ये हमारे क्या है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि रॉ एंड कॉलम्स की फॉर्म में नहीं फिट हो सकते, ठीक है। और ये आपको समझाना है अच्छे से अलग अलग, ठीक है। और आपके पास टाइम बचता है एग्जाम के अंदर तो आप ऐसे टेबल भी बनाकर आ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तीनों के तीनों जो हमारे स्ट्रक्चर थे, तीनों के तीनों जो हमारे टाइप से डेटा के, वो क्लियर हो गए होंगे, आई होप, ठीक है। ये हमारे बहुत काम आएंगे जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे ना। अगर आपके पास फोर्थ ईयर में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं डेटा रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है किसका, रिलेटेड डेटा का, ठीक है। जो भी डेटा हमारा रिलेटेड है, अगर हम उसे एक जगह पे लाके स्टोर कर दें, और वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक रॉस एंड कॉलम्स में जो हमारा डेटा है वो स्टोर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस कुछ नहीं है, एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है करंट ऑपरेशनल डेटा का, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर स्टोर है, ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए, लाइक जो हमारा डेटाबेस होता है, इसे कौन मैनेज करता है, इसे मैनेज करता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो इसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और एसक्यूएल की हेल्प से आप इसे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है डेटाबेस। अब आता है डेटा वेयरहाउस। अगर आप बहुत सारे डेटाबेस को मिला दो तो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा वेयरहाउस कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, क्लीन डेटा है, और इंटीग्रेटेड डेटा है, ठीक है, मल्टीपल डेटाबेसेस का, उसको हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस। और ये हमारा एनालिटिकल क्वेरीज के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के लिए जो है डिजाइन किया गया है। लाइक हमारा एक अमेजॉन रेडशिफ्ट है, ये हमारा एक डेटा वेयरहाउस
टूल्स है जो कि 5 साल का जो सेल्स का ट्रेंड्स है, जो भी अमेजोन के अंदर सेल्स होती हैं, उसका जो 5 साल का जो ट्रेंड्स है उसे एनालाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा डेटा वेयर हाउस। अब आता है हमारा डेटा लेक। डेटा लेक भी मैं आपको बता चुका हूं। डेटा लेक हमारा एक मैसिव स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर एक हमारा अनप्रोसेस्ड डेटा, रॉ डेटा, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो, अनस्ट्रक्चर हो, सब इसके अंदर जो है स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसके अंदर हमारा यूज होता है स्कीमा ऑन रीड। मतलब आपको राइट करने से पहले कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें लिखते जाओ, आपका स्ट्रक्चर वहां पे आप जो है फ्लेक्सिबल रहता है, चेंज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो हमारा अमेजोन का S3 है, सिंपल सिक्योर स्टोरेज, जो कि यूज करता है, जो कि यूज होता है हमारा कस्टमर के क्लिक स्ट्रीम रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, इमेजेस को रखने के लिए, वीडियोस को रखने के लिए एक साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा लेक है। ठीक है, तो डेटा लेक ये होता है। इन तीनों को हमारा ज्यादा अगर पूछा जाता है तो ये याद कर लेना। ठीक है, अगर ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तीनों को एक साथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। अब आ गया हमारा बिग डेटा। तो बिग डेटा कुछ नहीं है। अगर आप बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की हम किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, हम रील को जो है देख रहे हैं, कितनी हमने किस रील को देखा। लाइक हमने किसी रील को 3 सेकंड देखा, किसी रील को हमने 5 सेकंड देखा, हमने अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट को सर्च किया। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा बन गया। ठीक है, लाइक हमने किस पोस्ट को लाइक किया, ठीक है, आपका यूजर नेम, ठीक है, किस पोस्ट को लाइक किया, उसका यूजर नेम, उसकी पोस्ट का एक आईडी, ठीक है, आपने लाइक किया वो, ठीक है, एक डेटा बन गया। फिर आपने किस रील को कितना देखा, वो एक डेटा बन गया। अमेजोन पे क्या सर्च किया, वो एक डेटा बन गया। ठीक है, ये आपका एक डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को अगर आप 2 बिलियन लोगों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 बिलियन लोगों के साथ इतना डेटा को मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाता है हमारा बिग डेटा। ठीक है, मतलब कि बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसकी जो वेलोसिटी है, जो जनरेशन टाइम है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, हर कोई सेंसर्स को यूज कर रहा है। रियल टाइम 24x7 जो है डेटा कलेक्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जो डेटा है वो आ चुका है, तो उसी डेटा को हम कहते हैं क्या, बिग डेटा। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट that cannot be stored, processed and analyzed using traditional database management system, उसको कहते हैं हम क्या, बिग डेटा। ठीक है, तो अब बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारा क्या आता है, हडूप आता है। ठीक है, अगर आपने बिग डेटा पढ़ा है, बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा हडूप को। ठीक है, तो इतना बस आपको समझने की जरूरत है इस सब्जेक्ट के अंदर बिग डेटा होता क्या है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल जो हमारे टूल्स हैं वो हमारे फेल क्यों होते हैं। देखो, अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो वहां पर वो काम कर जाएंगे, बट अगर यूट्यूब पे हर घंटे, ठीक है, हर मिनट पर आपकी जो 500 घंटे की वीडियो अपलोड हो रही है, तो वो हैंडल नहीं कर सकते। फेसबुक पे 4 पेटाबाइट का जो डेटा है हर डे पर अगर जनरेट हो रहा है, तो वो हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेडिशनल डेटाबेस यहाँ पर फेल हो गए। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको बिग डेटा होता क्या है। अब बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बिग डेटा की आपको बोलेगा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, कभी बोलेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक बता दो, कभी बोलेंगे कि बस बिग डेटा को डिफाइन कर दो लॉन्ग आंसर में। तो अब बिग डेटा को बस आप डिफाइन करोगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारी 5 V's होते हैं। ठीक है, 5 V's के अंदर देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना डेटा है। ठीक है, कितना मैसिव अमाउंट में डेटा है, वो होता है वॉल्यूम। दूसरा होता है वेलोसिटी, अब हमारा डेटा अलग अलग सोर्सेस में जनरेट हो रहा है, कितनी उसकी स्पीड है जनरेट होने की। ठीक है, हाउ फास्ट डेटा इज जनरेटेड, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। फिर आता है वैरायटी, हमारा डेटा कितने टाइप का है। जो हमारा बिग डेटा होता है वो स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर भी होता है। तो हमारे डेटा की वैरायटी कितनी है, टाइप्स कितने, वो होता है वैरायटी। नेक्स्ट आता है हमारा वेराकिटी, वेराकिटी बोलो, वेरासिटी बोल लो। ठीक है, वेराकिटी होता है हमारा कि हमारा जो डेटा है कैसा है, कितना ट्रू है, हमारा जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना वो रिडंडेंट है, कितना रिलायबल है। ठीक है, हमारे डेटा के अंदर कितनी हमें जो जो जैसे हमने अभी डेटा की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है, कंप्लीटनेस कितनी है डेटा की, डेटा की कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, वो कैसी है, मतलब कि कितनी अच्छी है, उसको हम कहते हैं क्या, वेराकिटी, कि हमारा डेटा कैसा है, कितना ट्रू है। ठीक है, वेराकिटी हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट वैल्यू।
हमारा डेटा तो इतना सारा था, ठीक है, बट उसमें से जो हमने वैल्यू जनरेट की वो सिर्फ इतनी करी, तो हम बोलेंगे कि डेटा की जो वैल्यू थी वो काफी कम थी, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिग डेटा की। या फिर हमारा जो डेटा है बिग डेटा वो तो इतना है, बट हमने वैल्यू भी इतनी जनरेट कर ली, तो हम कहेंगे कि अच्छी खासी वैल्यू हमें मिल गई बिग डेटा में से, ठीक है। तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम पांचों को बहुत डीपली पढ़ें, मतलब कि थोड़ा ज्यादा पढ़ें, तो इनएमरस साइज का जो डेटा होता है, जो जनरेट हो रहा है, कलेक्टेड हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। कि डेटा मेजर करना कि चाहे टेराबाइट में है, पेटाबाइट में है, एक्साबाइट में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कितना है डेटा का, ठीक है। और जो हमारा हडूप के अंदर क्या होता है ना कि एसडीएफएस यूज होता है, कि हमारा जो डेटा है ना उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट दिया जाता है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन्हें अलग अलग मशीन को दे दिया जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। और फिर ये अलग अलग मशीन पे ही प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद एक साथ मिल जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे डेटा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर स्टोर हो प्रोसेस होता है। फिर आता है वेलोसिटी, कि हमारा डेटा कितनी फास्टली जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और कितनी फास्टली प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लाइक हमारा इंस्टाग्राम ही हो गया, ठीक है, लाइक हमारी फेसबुक हो गया, वो बहुत ही जल्दी जो है डेटा जनरेट करता है, ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा यूजर्स हैं और 24/7 जो है उसे स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। तो डेटा हमारा बहुत जल्दी जनरेट होता है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे लाइक टूल्स हैं, अपाचे, काफका, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पार्क स्ट्रीमिंग, ये हमारे क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने से पहले ही डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, तो ये प्लेटफॉर्म्स यूज आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ट्विटर है, जो हमारा अब एक्स बन चुका है, वो 6000 ट्वीट्स हर सेकंड पे जो है वहां पे जनरेट होते हैं, ठीक है। या फिर स्टॉक्स की जो एक्सचेंजेस हैं वो प्रोसेस होते हैं मिलियंस ऑफ ट्रांसलेशन पर सेकंड। यूपीआई जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो भी हर 2 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वेलोसिटी जो है काफी ज्यादा होती है बिग डेटा की। वैरायटी, ठीक है, वैरायटी हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप का डेटा होता है, जो हमने सारे टाइप्स पढ़े वही इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा और वेराकिटी बताता है कि हमारा जो डेटा है कितना ट्रस्टवर्दी है, कि उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी कितनी अच्छी है डेटा की, ठीक है। अगर पुअर वेराकिटी होती है तो उसका मतलब होता है कि जो एनालिसिस है हमारी गलत हो सकती है। तो अगर आपकी वेराकिटी अच्छी होगी तभी आप डेटा को एनालिसिस के अंदर भेजोगे, अदरवाइज क्या करोगे, आप डेटा को और क्लीन करोगे, ठीक है। जब तक डेटा हमारा वेराकिटी के अंदर जो हो अच्छा होगा, तभी आप अच्छी एनालिसिस कर पाओगे, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, गार्बेज इन, अगर हमारा डेटा ही गार्बेज है तो हमारा गार्बेज ही आउट होगा, आउटपुट के अंदर भी गार्बेज ही आएगा, ठीक है। तो डिसीजन भी हम अच्छे नहीं ले पाएंगे। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मतलब कि हमारा जो डेटा है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि हमने डेटा को पूरा का पूरा जो प्रोसेस किया उसमें से कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाली, ठीक है। एनालिटिक्स एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यू थ्रू मशीन लर्निंग, एआई एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टू ड्राइव बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। उसे मतलब इन सब का यूज करके प्रोसेस किया जाता है। अब जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है, 230 मिलियन यूजर्स का जो व्यूइंग पैटर्न्स है उसको अच्छे से एनालाइज करता है, और फिर उसके बिहाफ पे जो कंटेंट है उसे रिकमेंड करता है यूजर्स को, जिससे कि वो $1 बिलियन पर ईयर कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट से कमा पाता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने जो ये बहुत सारा डेटा था उसमें से कितना यूजफुल जो है निकाल पाए इंफॉर्मेशन की, जिससे कि आप अच्छे डिसीजंस ले पाए, ठीक है। वो होता है वैल्यू। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिग डेटा की, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, हमारी पूछी गई थी पीवाईक्यू के अंदर की बिग डेटा को डिस्क्राइब करो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। एक आया था कि लिस्ट करो कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बिग डेटा की, ठीक है। तो आप इन्हें समझाकर आ सकते हो। अब बिग डेटा के हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे 2 मैंने बता दिए हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा अपाचे हडूप है। अपाचे हडूप क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, मैसिव डेटा को, ठीक है, बिग डेटा को, और प्रोसेस करता है। स्टोर करने के लिए यूज करता है एसडीएफएस का, जो मैंने आपको बताया, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और प्रोसेस करने के लिए यूज करता है मैप रिड्यूस का, ठीक है। मैप रिड्यूस के अंदर 2 फेजेस होते हैं। मैप के अंदर क्या होता है, डेटा हमारा स्प्लिट होता है, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, डेटा हमारा अलग अलग उसे की वैल्यूज पेयर के अंदर जो है इस अच्छे से स्प्लिट किया जाता है। और फिर रिड्यूस के अंदर जो है उसे प्रोसेस किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, और फिर उसे जो है एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हडूप है वो काम करता है, ठीक है। बट ये जो हडूप है ना हमारा क्या करता है, हडूप हमारा थोड़ा सा डिस्क बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे कि इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले डेटा हमारा जो है लाया, स्टोर हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से कंबाइन हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और फिर कंबाइन हुआ, ठीक है। ऐसे 4 स्टेप बन गए, ठीक है। स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट, प्रोसेस एंड कंबाइन, ठीक है, 4 स्टेप है। तो यहाँ पर जब प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस होने के बाद एक बीच में हमारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग हमारे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम मिड टर्म रिजल्ट, ठीक है, जो कि हमारे कंप्लीट रिजल्ट नहीं होते, जिसे हम डायरेक्टली जो है स्टोर कर सकें। तो ये जो हमारे मिड टर्म रिजल्ट होते हैं ना, इन्हें भी क्या करता है, हडूप हमारा डिस्क के अंदर स्टोर करता है। तो डिस्क के अंदर स्टोर करने के लिए क्या होता है कि रीड राइट जो हमारी स्पीड होती है डिस्क की वाली, वो काफी स्लो होती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। जो हमारे बीच वाले रिजल्ट हैं, मिड टर्म रिजल्ट्स हैं, उन्हें रीड राइट करने में डिस्क के अंदर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हडूप है हमारा थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। बट अब आता है हमारा अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क जो है हडूप से 100x फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे मिड टर्म रिजल्ट होते हैं ना, इन्हें ये डिस्क के अंदर स्टोर नहीं करता, इन्हें ये रैम के अंदर स्टोर करता है, जिससे कि हमारी जो रीड राइट स्पीड है रैम के साथ वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये काफी फास्ट होता है और काफी जल्दी डेटा को प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। और ये रियल टाइम और स्ट्रीमिंग डेटा को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हट मैंने मतलब बहुत इजीली आपको समझाया है कि यहाँ पे डिस्क की क्या यूज होता है, ठीक है, जो मिड टर्म रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, है ना। और यहाँ पर जो है मिड टर्म रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है रैम का, ठीक है। यहाँ पर भी जो फाइनल रिजल्ट है वो तो डिस्क के अंदर ही स्टोर होगा, बट जो मिड टर्म रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे सिर्फ रैम के अंदर स्टोर होते हैं और वहीं से हमारे प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर होगा कि क्यों ये स्पार्क जो है फास्ट है। इनके बीच में डिफरेंस टेबल भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब हमारा जो डेटा एनालिटिक्स है उसके अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। 4 टाइप्स है। पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव है, फिर है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, फिर है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, फिर है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आता है, जो कि सिंपलेस्ट है, ठीक है, जो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि समरी बेस्ड में आंसर देता है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक्स आता है, प्रिडिक्टिव आता है, फिर प्रिस्क्रिप्टिव आता है, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस, कितने अच्छे से वो जो है एनालिसिस करता है, ठीक है, और कितना कॉम्प्लेक्सली, कितना ज्यादा आपको जो है आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। सो और हाँ, हर एक जो है वो दूसरे वाले के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि 4 स्टेजेस है ना, तो पहले आपका पहला स्टेज होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टेज होगा, ठीक है। मतलब कि आप पहले स्टेज आपका चाहिए, डायरेक्टली आप दूसरे स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। लाइक अगर आप बात करते हैं हमारी डायग्नोस्टिक की, ठीक है, डायग्नोस्टिक जो है हमारा सेकंड हमारा जो टाइप है, तो आपको पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होगा, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक होगा, फिर उसके बाद हमारा प्रेडिक्टिव होगा, फिर हमारा प्रिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे चलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है हमारा, कि क्या हुआ था। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ना कि जो हमारा वो था रिपोर्टिंग था, ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर बता सकता था कि हमें क्या हुआ था। ऐसे ही हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हमें पता लगता है कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है एनालिटिक्स का, कि ये क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा को समराइज कर देता है और हमें बताता है कि क्या क्या हो चुका है ऑलरेडी अकर, क्या क्या हो चुका है, ठीक है। ये क्या क्या यूज करता है, कौन कौन सी मेथड्स को यूज करता है, ये एग्रीगेशन को यूज करता है, ग्रुपिंग को यूज करता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करता है, लाइक चार्ट्स की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, डैशबोर्ड की फॉर्म में, आपको जो हिस्टोरिकल डेटा है उसे समरी के फॉर्म में आपको जो है दिखाता है। इसका की फीचर ये है कि ये पास्ट डेटा को सिर्फ देखता है और जो रिपोर्ट है और जो डैशबोर्ड है उनका यूज करता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं देता, ना कोई रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। ये सिर्फ लाइक टूल्स जो होते हैं ना हमारे पावर बीआई एक्सेल, उन्हें यूज करता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। और इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल था, जो हमने किराना वाला देखा था ना, वही एग्जांपल चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें बता ही देता हूँ, एक हमारी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि वीकली डैशबोर्ड के अंदर ये दिखाती है कि जो टोटल ऑर्डर्स है वो कितने हुए। तो इसने दिखाया कि टोटल ऑर्डर्स जो है वो 12,000 हुए हैं, रेवेन्यू आपका 36 लैक्स का हुआ है, और जो टॉप कैटेगरी थी सोल्ड जो सेल हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हुई थी, ठीक है।
और जो रिटर्न रेट है वो आपका 8% का था। तो ये आपने बस इसने दिखा दिया कि ये हुआ था, ये क्यों हुआ था, आप क्या कर सकते थे और इसे इम्प्रूव करने के लिए, वो कुछ नहीं बताता, ठीक है। ये बस बताता है कि क्या हुआ था, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा देता है, ठीक है, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टॉप मैनेजर्स वगैरह हैं, वो इस डेटा को समझ पाए इजीली, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अब हमारी जो डिस्क्रिप्टिव में पता चल गया कि क्या हुआ था, पता लगेगा व्हाई डिड इट हैपन, क्यों ये हुआ था, वो हमें पता लगता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर। अब जो हमने आइडेंटिफाई किया था डेटा, उसको ये एग्जामाइन करेगा और रूट कॉज जो है बिहाइंड द पास्ट इवेंट और ट्रेंड्स, उसे फाइंड आउट करके आपको बताएगा, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करेगा। इट यूजेस ड्रिल डाउन एनालिसिस, ठीक है। ये ड्रिल डाउन एनालिसिस का यूज करता है, मतलब कि जो आपका इवेंट्स हुए हैं उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, डेटा डिस्कवरी करता है, और जो अलग अलग हमारे वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करता है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है कि व्हाई समथिंग हैपेंड, ये हुआ क्यों था, ठीक है। तो की फीचर्स की बात कर लें तो ये हमारा जो कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, नॉट आउटकम्स, ठीक है। ये आउटकम्स नहीं बताता, ये सिर्फ बताता है कि कॉज, ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है ये सब कुछ नहीं बताएगा, ये सिर्फ बताएगा कि जो हुआ है ना वो क्यों हुआ है, ठीक है। ये ड्रिल डाउन टेक्निक मैंने आपको बता दिया, कोरिलेशन टेक्निक, इन्हें यूज करता है। और इसके लिए आपको डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए अच्छे से, जिस भी डोमेन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एआई के अंदर, एमएल के अंदर आपको अच्छे से एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। आप इसके अंदर एसक्यूएल और पाइथन का यूज करते हो डिस्कवरी वगैरह करने के लिए, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमें क्या करके देगा। हमें ई कॉमर्स जो कंपनी थी उसके अंदर ये पता लगा था कि जो 36 लाख का हमारा रेवेन्यू हुआ है, 12,000 हमारे प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सबसे ज्यादा सेल हुए हैं, इतना हमें पता लगा था, ठीक है। अब इसने क्या बताया, डायग्नोस्टिक एनालिसिस ने इसने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल थी वो वीक 3 के अंदर 25% जो है ड्रॉप हुई थी, ठीक है। और डायग्नोस्टिक एनालिसिस ने ये रिवील किया, अ कंपीटिंग वेबसाइट रन अ मेजर डिस्काउंट सेल ड्यूरिंग दैट वीक। थर्ड वीक के अंदर जो हमारी दूसरी वेबसाइट जो compete आपसे compete कर रही है, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, उसने थर्ड वीक के अंदर एक डिस्काउंट सेल रखी थी, जिसकी वजह से जो डेटा आपके जो कस्टमर्स हैं वहां चले गए, ठीक है। ये हमारा रूट कॉज था ड्रॉप का, कि आपके जो कंपीटिंग जो वेबसाइट है उसने उस टाइम पर उसी वीक के अंदर एक बड़ी सेल रखी थी, ठीक है। इस वजह से आपका ये हुआ था, तो आपको रूट कॉज पता चल गया। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको पता चल गया कि क्या हुआ था, यहाँ पर आपको क्यों हुआ था, व्हाई डिड इट हैपन, ये पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है, ठीक है। ये प्रिडिक्ट कर देगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड्स वगैरह को ये प्रिडिक्ट करता है। तो ये मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करता है, ठीक है। ये करता है हिस्टोरिकल डेटा पे इन सबको ट्रेन करता है और फोरकास्ट करता है फ्यूचर आउटकम्स को, ठीक है। आपको जो हिस्टोरिकल डेटा मिला उन पर आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होगा, और वो जो नया आउटकम है, जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, उन्हें आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इट जनरेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रिडिक्शन, ठीक है, कि लाइक इतना होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी ज्यादा होती है वो हो सकता है, ठीक है। इसका की फीचर ये है कि एमएल एल्गोरिथम्स लाइक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, इनको यूज करता है, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएबल्स रखता है, एक वेरिएबल्स को कम करने पे क्या ज्यादा हो रहा है, लाइक विंटर्स आ रहे हैं तो हमारे जो क्लोथ हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी समर आ रही है तो हमारे दूसरी कोई चीज ज्यादा बिक रही है, तो ऐसे मतलब होता है कि एक वेरिएबल को चेंज करने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे हम जो है फाइंड आउट कर पाते हैं जो फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें टूल्स यूज होते हैं लाइक पाइथन लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जो हमारा एग्जांपल चल रहा था, हमें पता लगा था कि क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, अब हो क्या सकता है वो बताएगा ये, ठीक है। सो द ई कॉमर्स कंपनी एमएल मॉडल प्रिडिक्ट्स, जो हमारी ई कॉमर्स कंपनी है उसके एमएल मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया कि जो दिवाली आने वाली है नेक्स्ट मंथ जो हमारी दिवाली आने वाली है उसके अंदर क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है वो 180% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दिवाली के अंदर सब सामान खरीदते हैं, तो 180% जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या, और हाँ, और जो स्मार्टफोन्स जो है वो इस टॉप कैटेगरी के अंदर होंगे, ठीक है। मतलब कि 68% जो है हमारे
प्रोबेबिलिटी है कि स्मार्टफोन बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टॉप कैटेगरी के अंदर कौन होंगे, स्मार्टफोन होंगे। और प्रेडिक्टेड उसने रेवेन्यू भी बता दिया कि 95 लाख का जो है आपका रेवेन्यू हो सकता है। तो कंपनी को पता लग जाए कि भाई ये सब चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब उसे क्या करना चाहिए कंपनी को, देखो कंपनी को पहले पता लगा कि क्या हुआ था, ठीक है, कि कितना रेवेन्यू वगैरह बना। और दूसरे में डायग्नोस्टिक में पता लगा कि क्यों हुआ था, ठीक है, कि दूसरी कंपीटिंग वेबसाइट ने ये किया था। प्रिडिक्टिव ने ये बताया कि क्या होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ अब ये चीजें आ रही हैं, ये इवेंट आ रहा है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, ये प्रिडिक्टिव ने बता दिया। अब हमारा आता है प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बताता है कि व्हाट शुड वी डू, अब आपको एक्शन क्या लेना है। जैसे कि अब ये यहाँ पे ये सबसे एडवांस एनालिटिक्स फॉर्म है, ठीक है, सबसे एडवांस है। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तब आता है प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये सिर्फ फ्यूचर को, आउटकम्स को नहीं बताता है, ये आपको बताता है कि आपको क्या बेस्ट एक्शन है जो आप ले सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिले और जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। ये एआई का, ऑप्टिमाइजेशन और एल्गोरिथम्स का, सिमुलेशन मॉडल्स का, इन सब का यूज करता है, जिससे कि ये जो बता पाता है आपको, रिकमेंड कर पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिडिक्शन भी है, ऑप्टिमाइजेशन भी है, रिकमेंडेशन भी है, ठीक है। तो तीनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें दिवाली प्रिडिक्शन की, जो आपको मिला है कि दिवाली में ये हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली ये रिकमेंड करेगा कि आप 1500 से ज्यादा स्मार्टफोन्स को क्या करो, स्टॉक के अंदर लाओ इस सप्लायर से, ठीक है। और नो कॉस्ट ईएमआई का एक कैंपेन रन करो, जिससे कि आपकी जो सेल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो पाए। और जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके काउंट्स को बढ़ाओ, ठीक है, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बाय 40%, ठीक है, दोनों में 40% जो सप्लाई, आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके जो काउंट्स हैं उनको बढ़ाओ, ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स रखो, क्योंकि आपके ज्यादा सेल होने वाली है, ठीक है। तो ये चारों होते हैं भाई, चारों का डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, ठीक है। बस ये याद रखो, डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ था, डायग्नोस्टिक में क्यों हुआ था, प्रेडिक्टिव में क्या हो सकता है, और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अच्छे से बता सकते हो। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद एग्जांपल आप अच्छे से बता सकते हो। दोनों पीवाईक्यूज आपके मैंने सॉल्व करवा दिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से खत्म हो गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट ई, ठीक है। और ये लास्ट सेकंड पार्ट है, जल्दी से अब हम खत्म करने वाले हैं, ज्यादा चिंता मत करो। एनालिटिक्सकल टूल्स, ठीक है, कौन कौन से हमारे टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, जब हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की कौन कौन से सेक्टर के अंदर यूज होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो क्या होता है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट का। तो देखो, अब ये जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है ना, ये जो हमारा कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर जो हमारा डेटा है ना, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया जाता है वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। और फिर हम आगे जब इस सेक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके अंदर हम देखेंगे डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उसको हम कंप्लीट कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डेटा हमारा हैंडल किया जाता है हर एक स्टेप पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसका मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसके चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब बना के विजुअल करवाते हैं, ठीक है। फिर उससे हम डिसीजन ले पाते हैं। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट वर्क फ्लो होता है। ऐसे देखने में काफी इजी लग रहा है और काफी इजी होता है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लिया आपने, तो आप इनके बारे में बहुत सारी चीजें बस नाम पढ़ के ही लिख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं हमारे डेटा के, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के सारे रिलेवेंट सोर्सेस से क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे वो इंटरनल सिस्टम हो, एक्सटर्नल एपीआईज हो, आईओटी सेंसर्स हो, वेब स्क्रैपिंग करनी पड़े, सर्वेस करने पड़े, डेटाबेसेस हो, कितने भी, सबसे क्या करना है, जो भी आपको रिलेवेंट सोर्सेस लगते हैं आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उन सबसे डेटा को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है। उन सबसे डेटा को क्या लाना है, आपको लाना है, ठीक है, उन सबसे डेटा को। ये हमारा स्टार्ट होता है, कि हमारा काफी फाउंडेशन होता है। जितना ज्यादा आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, उतना अच्छा आप डिसीजन जो है ले पाओगे, ठीक है। आपको देखना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ से आपको डेटा लेना है, कौन कौन से नीडेड डेटा है आपको, ठीक है। और डेटा के सोर्सेज से फिर आपको कनेक्ट करना है, एपीआई डेटाबेस फाइल्स, ठीक है। और फिर डेटा को आपको ईटीएल की हेल्प से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। लाइक अगर हम बिग डेटा की बात करें तो आप स्कूप से कर पाते हो इस चीज को, ठीक है। और
आप यहाँ पर जैसे कि पिक किससे क्या कर पाते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। ये हमारे कुछ बिग डेटा के टूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, डेटा कलेक्शन में आप ईटीएल का हेल्प से, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड की हेल्प से क्या करोगे, इन ऑपरेशन की हेल्प से डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। सो इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमारे टूल्स भी यहाँ पर मेंशन है, मैंने आपको बताया था ना अभी, स्कूप, अपाचे स्कूप, टेलेंट ईटीएल, रेस्ट एपीआई, वेब स्क्रैपिंग, ये हमारे टूल्स हैं जिनका आप यूज करोगे और डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम हो जाता है, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं अपना 60 to 80% जो टाइम है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज हो गई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो गए, इनकरेक्ट फॉर्मेट्स हो गए, उन सबको क्या करना, हैंडल करना, ठीक है। वो आता है हमारा डेटा क्लीनिंग के अंदर, इसे हम प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाइथन का पांडास यूज हो रहा होता है, ओपन रिफाइन, एक्सेल पावर क्वेरी, टाइप ट्राइफैक्टा, ये सब हमारे यूज होते हैं यहाँ पर डेटा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा डेटा क्लीन होगा उतना अच्छा हमें जो है वैल्यू लाकर देगा। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, ईडीए। यहाँ पर अब देखो, आप कोई भी मॉडल को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है, उसे क्या करते हो आप, एक्सप्लोर करते हो, प्लान करते हो कि आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है। फिर ही तो आप बनाओगे। तो आपको क्या करना है, जो क्लीन डेटा है उसमें से स्ट्रक्चर को, पैटर्न्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को, रिलेशनशिप को, इन सबको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी तभी आप मॉडल को बिल्ड कर पाओगे। कौन कौन से ऐसे हमारे जो वेरिएबल्स हैं डेटा के अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो भी हम काम करने वाले हैं उनके लिए जो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है उन्हें फाइंड आउट करना, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना, अलग अलग डेटा के बीच में पैटर्न्स को फाइंड आउट करना, वो सब हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब का यूज करते हो, कोरिलेशन एनालिसिस करते हो, ठीक है। मतलब आप कोड नहीं लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ प्लानिंग करोगे, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, लाइक कौन सा आपको जो चार्ट्स वगैरह यूज करने हैं। आप फीचर्स इंपॉर्टेंस, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आइडेंटिफाई करोगे। तो आप यूज करोगे यहाँ पे पाइथन मैटप्लॉट लाइब्रेरी का, और आप सीबॉन का यूज करोगे, ठीक है। आप आर का यूज कर रहे होंगे, जुपिटर नोटबुक का यूज करोगे, टेबलू का यूज करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है आप उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, अच्छे से मॉडल को बिल्ड करने से पहले प्लान कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर जो आपने ईडीए के अंदर इनसाइट्स को फाइंड आउट किया था, ठीक है, रिलेशनशिप को, वेरिएबल्स को, उन सब के बेसिस पे आप क्या करोगे, एनालिस्ट को सिलेक्ट करोगे और मैथमेटिकल या फिर एमएल मॉडल को क्या करोगे, बिल्ड करोगे, ठीक है, जिससे कि आपकी जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। और मॉडल को आप ट्रेन भी यहीं पर कर रहे होगे हिस्टोरिकल डेटा पे, ठीक है। वैलिडेट करोगे कि आपका डेटा सही है भी या नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी को देखोगे कि हमारा डेटा जो है हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट आपको लाके दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोर इंटेलिजेंस लेयर होती है पूरी की पूरी एनालिटिक्स प्रोसेस की, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल मॉडल है, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देने वाला है, वो हमारा यहाँ पर बिल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आपको एल्गोरिथम चूज करना होता है कि आप रिग्रेशन यूज करोगे, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, इनको आप अलग अलग देखते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आप दो तीन जो है एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आप दो तीन को सिलेक्ट करते हो। फिर बाद में आप एक्यूरेसी चेक करते हो, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आ रही होती है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। आप डेटा को जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हो, 80% डेटा को आप ट्रेनिंग के लिए यूज करते हो, 20% डेटा को आप टेस्ट के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो इतना सही है। ट्रेनिंग डेटा, लाइक आप ट्रेनिंग के लिए यूज करोगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और आप 20% डेटा जो मॉडल की एक्यूरेसी है उसको टेस्ट करने के लिए रखोगे, ठीक है, जो कि अनसीन डेटा है, ठीक है। और आप बाद में वैलिडेट भी करते हो कि कहीं हमारा जो डेटा है, कहीं हमारा जो मॉडल है वो कहीं ओवर ट्रेन तो नहीं हो गया। मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो मॉडल है वो बायस्ड हो जाए, कि सिर्फ 80% के अंदर जो चीजें हैं वही बता रहा हो, 20% की जो चीजें हैं मतलब नहीं बता रहा हो। जैसे कि 80% के अंदर अगर हमारा 50% डेटा ट्रू रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, और 30% डेटा हमारा फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो ट्रू वाला ज्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारा जो मॉडल है वो ट्रू ट्रू आंसर दे रहा है। तो ओवरफिट नहीं होना चाहिए हमारा जो मॉडल है, ठीक है, वो भी हम टेस्ट करते हैं इसके अंदर। मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसके अंदर क्या होता है, एल्गोरिथम को चूज करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि कहीं वो ओवरफिट तो नहीं है, ठीक है। तो मॉडल यहाँ पर बिल्ड होता है हमारा, ठीक है। फिर आता है हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है, ठीक है, अब उसने जो हमें रिजल्ट लाके दिए, ठीक है, जो हमने मॉडल बिल्ड किया था, जो हमें रिजल्ट लाके दिए,
वो डायरेक्टली आप मैनेजर को जाके तो नहीं बता सकते, ठीक है। अब मैनेजर को ऐसे डायरेक्टली जाके बताओगे तो उसे कंफ्यूज हो जाएगा, उसे तो कुछ आता नहीं है कोडिंग वोडिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चार्ट तैयार करोगे, डैशबोर्ड तैयार करोगे, कुछ स्टोरी तैयार करोगे, ठीक है। मतलब आप रिजल्ट्स को क्या बताओगे, स्टोरी में बताओगे, डैशबोर्ड में बताओगे, इंटरेक्टिव रिपोर्ट में बताओगे, जिससे कि जो इस आपकी कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए और नॉन टेक्निकल बंदे को भी समझ में आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स याद रखना, आप टैबलू का, पावर बीआई का, गूगल डेटा स्टूडियो का, इन सब का यूज करते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, फाइनल स्टेप लेते हैं, और जो भी उनको आपने इंसाइट्स लाके दिए, उन्हें वो रियल बिजनेस के अंदर एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर रिव्यू करते हैं अच्छे से इंसाइट्स को, डिसीजन लेते हैं डेटा एविडेंस के बेस पर, ठीक है, और एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और रिजल्ट जो है उन्हें मॉनिटर किया जाता है और मॉडल को रीट्रेन किया दिया जाता है जैसे ही कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कंप्लीट एनालिटिक्स प्रोसेस होता है वो 6 स्टेप का होता है, और 6 के 6 स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है। अब आता है हमारे मॉडर्न डेटा एनालिटिक टूल्स, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे टूल्स हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा बेसिक, देन प्रोग्रामिंग, देन विजुअलाइजेशन, देन हमारा डिसीजन वाला होगा, ठीक है। तो और ये हमारा पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है। मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आए थे, आपको बताने थे। तो बस आपको टूल्स के देखो देखो मेन आपको कैटेगरी याद रखनी है, टूल की कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा टूल आता है, और टूल का नाम याद रखना है। फिर आप आराम से बता पाओगे उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक स्प्रेडशीट टूल्स, ठीक है। ये हमारे स्मॉल डेटा शीट के सेट के लिए, या फिर आपको क्विक एनालिसिस करनी है, या फिर कोई नॉन प्रोग्रामिंग बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रामर बंदा यूज कर रहा है, तो वो यूज कर सकता है, उसके लिए बेस्ट है ये टूल्स, ठीक है। तो देखो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर टेबल्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, बेसिक स्टैट्स के और डिजिटल कैलकुलेशन हो पाती है। ऐसी गूगल शीट होती है जिसके अंदर अलग अलग लोग जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, रियल टाइम शेयरिंग कर सकते हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है, ठीक है, आपने भी यूज किया होगा। अब एसक्यूएल एक हमारी लैंग्वेज है जो कि क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आपका स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा बेसिस है, तो आप उस पर जो है ज्वाइंस को, एग्रीगेशंस को, या फिर कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। सास हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल है, ठीक है, जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं। फार्मेसी के अंदर, बैंकिंग के अंदर यूज होता है, थोड़ा सा मतलब बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टूल्स है जो कि बेसिक्स थे, ठीक है, जो कि नॉन प्रोग्रामर्स भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल डेटा सेट के लिए बेस्ट है। अब आते हैं कुछ हमारे टूल्स जो कि हमारे किसके लिए हैं, प्रोग्रामिंग के लिए या एमएल टूल्स हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए हैं। तो ये हमारे कस्टम मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की कोई लाइब्रेरी यूज करनी है आपको, डेटा साइंस के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी एक लैंग्वेज है पांडास, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारी लाइब्रेरीज हैं, जिन्हें आप अलग अलग काम के लिए यूज करते हो, ठीक है। लाइक पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, है ना, स्किट लर्न, टेंसर फ्लो, काफी सारी चीजें होती हैं, अलग अलग काम के लिए यूज होती हैं, मिड एडवांस होती हैं कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको इसके लिए। फिर आती है आर लैंग्वेज, जो कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए होती है, ठीक है। अलग अलग मतलब इसके अंदर भी टूल्स होते हैं जो कि आप अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। फिर आता है एक हमारा टेंसर फ्लो, ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि डीप लर्निंग के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज होता है, ठीक है, ये एडवांस लेवल पे आ जाता है। फिर आता है स्काई नहीं, स्काई नहीं, इसे बोलते हैं साइकिट, साइकिट लर्न, ठीक है। साइकिट लर्न हमारा क्लासिकल मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है, लाइक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, इन सब के लिए जो है यूज होता है, ठीक है, तो पाइथन के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए प्रोग्रामिंग एमएल टूल्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा विजुअलाइजेशन टूल। विजुअलाइजेशन टूल्स, अब हमारे जो डिसीजंस, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, अगर आपको ये स्टेक होल्डर्स को दिखाने होते हैं, नॉन टेक्निकल बंदों को दिखाने होते हैं, तो आप क्या करते हो, उनके चार्ट्स को बनाते हो, ठीक है। या फिर आपको डैशबोर्ड बनाने हैं, तो आप यहाँ पर डेटा एनालिस्ट जो है डैशबोर्ड वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो इन टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप टैबलू का यूज कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का यूज कर सकते हो, ये आपने सुना भी होगा, ये बिजनेस डैशबोर्ड बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। फिर लुकर स्टूडियो, जो कि फ्रीली गूगल बीआई टूल्स है, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है गूगल एनालिटिक्स को, गूगल शीट को इसके साथ, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ये बिगिनर लेवल के लिए है, ठीक है, तो ये आराम से आप यूज कर सकते हो। B3.js, ठीक है, ये भी एक इंटरेक्टिव वेब बेस्ड चार्ट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट आपको बना के दे देता है, ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे शो कराता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स हैं।
इनके अगर आप बस नाम भी याद रख लोगे ना, क्योंकि हर एक टूल के बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, बट अगर मुझे नाम पता है ना, तो मैं बता सकता हूँ ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट, मैं पहले डिसीजन बता रहा था, यह था हमारा बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स। तो लाइक हमारा हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, काफका हो गया, AWS, एज़्योर, ये सब हमारे क्लाउड के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी जो बिग डेटा सर्विसेज आपको देते हैं कि आप बिग डेटा को स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये लाइक हमारा अपाचे हडूप हो गया, अपाचे स्पार्क हो गया जो कि 100x फास्टर होता है हडूप से, अपाचे काफका हो गया जो कि डेटा स्ट्रीमिंग के लिए, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और AWS, ये सब हमारे क्लाउड बेस्ड हैं, तो आपको इनको इनके जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उन्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये टूल्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे PYQ में भी आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो अब हमारा डेटा एनालिटिक्स आपको समझ में आ गया है, ठीक है, डेटा से इंफॉर्मेशन को, डिसीजन को निकालना। तो अब हमारे कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं जहां पर यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर डिसीज को प्रिडिक्ट करना कि कौन सी डिसीज हो सकती है, कौन से जो पेशेंट्स है वो ज्यादा रिस्क में है उसे स्कोर करना, ठीक है। उसके लिए हमारा डेटा एनालिटिक्स यूज होता है। यहाँ पे हमारे टूल्स भी मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल भी मेंशन है, ठीक है। फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर अगर आपको कोई फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, क्रेडिट स्कोरिंग करनी है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। अब रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर कोई डिमांड फोरकास्टिंग, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, कोई ट्रेंड या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम अगर आपको लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स को, ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स के अंदर यूज होता है, Amazon के अंदर यूज होता है। स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपको किसी इंजरी को जो है प्रेडिक्ट करना है, या फिर कोई प्लेयर की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना है कि अभी इस प्लेयर की ऐसी परफॉर्मेंस है तो आगे जाके कैसे हो सकती है, वहां पे डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। IPL टीम्स यूज करती है इन एनालिटिक्स को, अपनी प्लेइंग 11 को चूज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स को, है ना, बॉलिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो है यूज करती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर कोई क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है, वेदर एनालिटिक्स के लिए, एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन के लिए, इन सब के लिए जो है ये यूज होता है, ठीक है। तो मतलब आपको ओवरऑल पता लग गया कि कौन कौन से हमारे डोमेन है जिसके अंदर यूज हो सकता है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे डोमेन आपको भी पता होंगे जहां पर भी डेटा यूज हो रहा है। आजकल हर एक डोमेन के अंदर डेटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप हर एक डोमेन को जो है लिख सकते हो जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स यूज हो सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्लियर है, ये भी हमारा PYQ सॉल्व हो गया। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 1, ठीक है। तो देखो, जो हमारा एनालिटिक प्रोसेस था वो भी हमारा 6 स्टेप का था, ठीक है। 6 स्टेप का था, उसके अंदर हमने देखा कि कैसे डेटा को हैंडल किया जाता है हर एक स्टेप पे। अब हम देखेंगे जो हमारा कंप्लीट एक बिजनेस प्रोजेक्ट होता है, कि हमें एक प्रॉब्लम मिली, ठीक है, उसको उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक जो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 6 फेसेस देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के अंदर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल आती है तो आपको ये बताना है, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर फेसेस दिख जाते हैं तो आपको ये बताना है। अगर आपको एनालिटिक प्रोसेस पूछा जाता है, सिर्फ एनालिटिक प्रोसेस, लाइफ साइकिल नहीं पूछी गई, या फिर स्टेप पूछे गए, तो आपको जो हमने ऊपर अभी पढ़े 6 स्टेप वो बताने हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग और एक्सप्लोरेटरी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल की, जो कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, क्योंकि ये जो है हमारा कितनी बार आया हुआ है, 3 बार PYQ में। तो ऐसे क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि फेसेस कौन कौन से होते हैं डेटा एनालिटिक्स के, उसको एक्सप्लेन करो, और ऑब्जेक्टिव बताओ हर एक फेस का, ठीक है। और एक बार PYQ आया था कि मॉडल प्लानिंग और मॉडल बिल्डिंग, जो हमारे दो स्टेजेस हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो पूछा गया था। तो वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा जब आप ये 6 के 6 फेसेस देख लोगे, ठीक है। तो पहले फेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल है क्या, ठीक है। तो इसके हमारे 6 फेजेस होते हैं और थोड़े से सिमिलर हैं एनालिटिक, जो हमारा अभी हमने देखा था एनालिटिक्स स्टेप्स जो थे, एनालिटिक प्रोसेस जो था उसकी तरह है, ठीक है। तो अभी हम इन्हें एक एक करके समझेंगे, बट यहाँ पर मैंने बहुत क्लियर पिक्चर दे रखी है कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए हर एक फेज, ठीक है। आपको ये पिक्चर बनाकर भी आनी है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारी जो हमारे फेजेस होते हैं ये ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है। मतलब कि अगर आप फेज 2 पर हो और अगर आपको लगता है कि हमारे फेज 1 के अंदर कोई कमी रह गई है, तो आप फेज 1 पे जा सकते हो, ठीक है। अगर आप फेज 3 पर हो तो आप फेज 2 पे जाकर फेज 2 को और अच्छे से करके फिर फेज 3 पर आ सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे
स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप इसी फेज पर हो तो आपको आगे ही मूव करना है, पीछे नहीं जा सकते, आप पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इटरेटिव फ्रेमवर्क है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड है, इटरेटिव है, ठीक है। आप मतलब बार बार चीजों को पीछे जा सकते हो और काम को सही कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा 6 फेजेस का है। हर एक फेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्टिविटी है, ठीक है, और क्या आउटपुट आता है वहां से। और लाइफ साइकिल इज नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली लीनियर, ठीक है। आप पीछे जा सकते हो और हर एक फेज को और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके फेसेस को समझते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए सारे फेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत बार पीवाईक्यू में आता है और इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले आता है हमारा डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर कि हमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और गोल क्या है, हमारा हमें करना क्या है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम बिजनेस की प्रॉब्लम को समझते हैं, हम गोल को डिफाइन करते हैं, और हमारे कौन कौन से डेटा सोर्सेस होने वाले हैं, कहाँ कहाँ से डेटा आने वाला है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कहाँ कहाँ से आने वाला है, ठीक है, उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे। और कौन कौन से हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कितनी स्किल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक मतलब अच्छे से डिफाइन कर लेंगे सारी चीजें जो भी हमें फाउंडेशन चाहिए, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या-क्या करते हैं, हम इसके लिए जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस के टॉप लीडर्स हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं उनकी प्रॉब्लम को। हम एक सक्सेस मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि ये होना ही चाहिए। अगर ये होगा, एक डिफाइन करेंगे जो क्राइटेरिया, तभी हम मानेंगे कि ये सक्सेस है, ठीक है। फॉर्म इनिशियल हाइपोथेसिस कि ऐसा हो सकता है, कुछ हम असम्पशन लेके चलेंगे। द आउटपुट इज़ अ प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है। हमारा जो लास्ट का आउटपुट है, लाइक हम एक डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर स्कोप होगा, गोल्स होंगे, टाइमलाइन होगा कि अब तक ये कंप्लीट करना है, अब ये कंप्लीट करना है, रोल्स होंगे, ये सारी चीजें एक हम चार्ट के अंदर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्कवरी। अब हम इसे ना एग्जाम्पल के लेके चलेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट हम एग्जाम्पल को लेके चलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक हमारा हॉस्पिटल की एनालिटिक्स टीम है, उसने ये गोल डिफाइन किया है कि हमें हमारे जो पेशेंट हैं उन्हें री एडमिशन करने के लिए, मतलब जो भी हमारे पेशेंट हैं वो एडमिट होते हैं ना, तो जैसे ही हम हमारे जो पेशेंट एडमिट होने के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं ना, तो डिस्चार्ज होने के बाद वो वापस री एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो री एडमिशन है, ये जो री एडमिट है, उन्हें कम करना है, ठीक है। तो जितना हम कम कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज होने के बाद हमारे जो पेशेंट हैं वो वापस री एडमिट होने के लिए ना है, हमारा ये गोल है, ठीक है। जो एनालिटिक टीम है उनका। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारा बंदा डिस्चार्ज हो रहा है वो री एडमिट ना हो, ठीक है। अगर हमें लगता है कि वो री एडमिट होने वाला है तो उसे हम पहले से ही एडमिट करके रखेंगे और उस पर और अच्छे से उसे ठीक करेंगे और उसी टाइम पर उसे छोड़ेंगे जब उसको री एडमिट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। प्रिडिक्ट 30 डे पेशेंट री एडमिशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज टू अनेबल टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब कि जो भी बंदे को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वो वापस री एडमिट ना हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब अगर हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कौन सा हमारा जो पेशेंट है वो रीएडमिट होने वाला है, तो हम उसे जो है डिस्चार्ज करेंगे ही नहीं, उसे हम अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से उसे अच्छे से उसे ठीक करेंगे और फिर आगे भेजेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब आता है डेटा प्रिपरेशन, दूसरा फेज। तो यहाँ पर हम 3 काम करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और उस पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट और ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब 4 काम करते हैं। जो जो भी हमारा रॉ डेटा है उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से कि उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, ठीक है। उसे हम क्लीन करेंगे और फिर जो भी हमारे डेटा सिमिलर है उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, एक फॉर्मेट के अंदर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसे एनालिसिस रेडी बना देंगे, ठीक है, कि उस पर अब एनालिसिस हो सकती है, ठीक है। दिस इज मोस्ट टाइमिंग, मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी हम देख रहे थे कि डेटा जो साइंटिस्ट हैं वो 60 से 80% जो अपना टाइम है इसके अंदर देते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व हैंडलिंग, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, चाहे मिसिंग वैल्यू हो, डुप्लीकेट हो, सब चीज आ जाती है इसके अंदर ही वो हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, पिछले 3 साल का जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है वो लिया, ठीक है। अब हमने पिछले 3 साल का जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो लिया है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, 320 जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उन्हें रिमूव किया, जो भी मिसिंग एज वैल्यूज थी और जो भी मतलब अलग अलग मिसिंग वैल्यूज थी उन्हें हमने क्या किया, फिल किया, किसी भी मीन मोड किसी का भी यूज करते हैं, एवरेज का यूज करके हमने उन्हें फिल किया, ठीक है। मतलब कि हमने डेटा को क्या किया, क्लीन किया। और
हमने एक इंजीनियरिंग अ डे सिंस लास्ट विजिट फीचर हमने एक डिफाइन किया कि हम ये फीचर जो है इस पे काम करने वाले हैं कि लास्ट विजिट कब थी हमारे पेशेंट की, ठीक है। तो हम इसको हम बिल्ड करने वाले हैं। तो ये हमारा दूसरा फेज कंप्लीट हो गया। तीसरा फेज में क्या हुआ, हम करते हैं मॉडल प्लानिंग, ठीक है। ये दोनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारा एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि मॉडल बिल्डिंग और मॉडल प्लानिंग के बीच में डिफरेंट क्या है। तो देखो, एक मॉडल हम इसके अंदर बनाते हैं जो कि एक हमारी इंटेलिजेंस फेज होता है जहां पर हम एक मॉडल बनाएंगे। जैसे कि हमने एक ये मॉडल बना लिया, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर हम कोई भी इनपुट डालेंगे, जैसे कि हमने एक जो पेशेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन डाली, और ये मॉडल हमें एक आउटपुट दे देगा जो बता देगा कि ये जो पेशेंट है वो कितने दिनों में री एडमिट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो हमें ये आंसर दे देगा। तो ये मॉडल प्रिपेयर करना ही हमारा मेन गोल होता है, ठीक है। कि हमें एक मतलब मशीन बना के देनी, हमें एक मतलब सिस्टम बना के देना है कि उसके अंदर हम इनपुट डालें और वो हमें आउटपुट में जो आंसर है वो दे दे। तो देखो, मॉडल बिल्ड करने के लिए ना सबसे पहले हमें मॉडल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि हमारा जो मॉडल है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कि हमें कौन सा इसके अंदर जो है वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा जो पेशेंट है उसकी एज एक वेरिएबल हो सकता है। हमारा जो पेशेंट है उसके हमारा जो पेशेंट है उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो एक वेरिएबल हो सकता है। हमारा जो पेशेंट है उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स या फिर मतलब जो भी उसका कुछ भी ऐसे वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं जो हमारे मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो हमें उन वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे मॉडल प्लानिंग के अंदर। तो हम उन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम करेंगे क्या, कि हम कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम मल्टीपल मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम चूज करेंगे इसके अंदर। फिर हम एक डिफाइन करेंगे इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है कि हम किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा जो मॉडल है, कौन सा हमारा जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट है, ठीक है। हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स को चूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो भी हमारा एल्गोरिथम बेस्ट होगा उसे हम आगे भेजेंगे और जो नहीं होगा उसे हम आगे नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मॉडल प्लानिंग के अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। हम एक्चुअल मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट फेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टीम है वो एक्सप्लोर करती है कि कौन कौन से डेटा के अंदर रिलेशनशिप्स कौन कौन सी हैं, और फीचर सिलेक्शन जो है उसे परफॉर्म करती है, और एल्गोरिथम को शॉर्ट लिस्ट करती है। मैंने आपको बताया था ना, एल्गोरिथम को क्या करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है कौन सा एल्गोरिथम हमारा अच्छा है। तो देखो, यहां पर हम एल्गोरिथम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं F1 स्कोर का। तो किसी भी अगर हमें मॉडल को, किसी भी हमें क्लासिफिकेशन को क्या करना है, उसकी एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो हम उसे 0 से लेकर 1 के एक ग्राफ पर, एक मैट्रिक्स पर जो है स्कोर कर सकते हैं कि वो 0.7% अच्छा है, 0.5% अच्छा है। इस तरीके से उसे हम स्कोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं F1 स्कोर। तो जिसका स्कोर अच्छा होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि आइडेंटिफाई किया जो प्रीवियस एडमिशन है, ठीक है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ टॉप प्रिडिक्टर, ठीक है, ये हमें बताता है कि री एडमिशन कब होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल है। तो इसका कोरिलेशन 0.71 है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट। तो आपने दो एल्गोरिथम, दो जो आपके मतलब टाइप, आपने जो दो मॉडल्स हैं या फिर दो एल्गोरिथम्स हैं वो आपने सेलेक्ट करे। एक तो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक हमारा रिग्रेशन का टाइप होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हमने दो एल्गोरिथम सेलेक्ट करे कि इन दोनों से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों का एक F1 स्कोर निकालेंगे आगे जाके, ठीक है। और हमने चूज किया कि F1 स्कोर से हम पता करेंगे कि उसका इवेल्युएशन मैट्रिक, ठीक है, मतलब कि इन दोनों एल्गोरिथम में से कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हमने ये सेलेक्ट किया कि ये वेरिएबल जो प्रीवियस एडमिशन है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हमने एल्गोरिथम सेलेक्ट करे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट, और हमने एक इवेल्युएशन मैट्रिक सेलेक्ट किया। हम एक्स F1 स्कोर से पता करेंगे कि कौन सा हमारा एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट को भी डिफाइन करेंगे, कितना परसेंट हमारा डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए यूज होगा और कितना परसेंट डेटा हमारा टेस्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी जो है कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल फेस। मैंने आई होप बहुत अच्छे से आपको मॉडल प्लानिंग जो फेस है वो समझा दिया। अब आता है मॉडल बिल्डिंग फेस।
अब मॉडल बिल्डिंग फेज के अंदर हम एक्चुअल जो मॉडल है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम मॉडल को इसके अंदर ट्रेन करेंगे, मॉडल को टेस्ट करेंगे, मॉडल्स को कंपेयर करेंगे अलग अलग एल्गोरिथम्स के हिसाब से, और फिर उसे ट्यून करेंगे। ट्यून का मतलब होता है कि और उसे इंप्रूव करना, ठीक है। जो उसके अंदर कमियां हैं उसे उसे मतलब और इंप्रूव करना, टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग सॉल्यूशन, जिससे कि हमें बेस्ट परफॉर्मिंग सॉल्यूशन मिल पाए, ठीक है। क्योंकि हमने इवेल्युएशन जो मेट्रिक है वो तो डाल रखा है कि F1 स्कोर से हमें जो है बेस्ट परफॉर्मिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये डाला कि जो हमारी डेटा होगा वो 80% तो हमारा यूज होगा ट्रेनिंग के लिए, हमारा जो मॉडल है वो 80% डेटा पे ट्रेन होगा, और 20% जो अनसीन डेटा है मॉडल के लिए उस पे जो है वो टेस्ट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ट्रेन ईच कैंडिडेट मॉडल, इवेल्युएट एक्यूरेसी मेट्रिक टू इन हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब कि हम इसको और इंप्रूव करेंगे, एंड वैलिडेट अगेंस्ट ओवरफिटिंग यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो ओवरफिट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज्यादा भी ओवरफिट ना हो जाए, कि ज्यादा बायस हो जाए हमारा मॉडल जो है। तो हमने ये सारे काम किए कि स्प्लिटिंग करी, कि ट्रेन कौन रहेगा, ट्रेन डेटा कितना रहेगा, टेस्ट डेटा कितना रहेगा, ठीक है। हमने ट्रेन करा कैंडिडेट के मॉडल्स को अलग अलग को, ठीक है। हमने एक्यूरेसी मैट्रिक्स को इवेल्युएट किया, ठीक है। हमने और उसे ट्यून किया, अच्छा किया, ठीक है। ये सारे काम हमने इसके अंदर किए, तो हमें जो रिजल्ट मिले, ठीक है। अब जो हमने रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट किया था उसके हमें रिजल्ट मिले 89%, ठीक है। तो हमें इसका स्कोर कितना हुआ, 89%, ठीक है। और जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, इसका हमारा जो स्कोर था वो था 76%, ठीक है। क्या था, 76%। तो अच्छा कौन सा हुआ इन दोनों में से, रैंडम फॉरेस्ट अच्छा हुआ, इसका F1 स्कोर अच्छा है। फिर हमने इसे क्या किया, फाइनल मॉडल को हमने हाइपर मेट ट्विनिंग किया, ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्कोर था वो 91 तक जा पाया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रैंडम फॉरेस्ट को अच्छे से चूज किया, और इसका जो स्कोर है उसे 91 तक हम पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल हमने सिलेक्ट कर लिया, मॉडल हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। तो मॉडल हमारा अच्छे से बन गया। तो अब हमारा मॉडल बन गया, हमने मॉडल का प्लान भी कर लिया था, सारी चीजें हो गई। अब आता है हमारा कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, ठीक है। अब हमें जो रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, उन्हें हमें नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को भी तो समझाना है। तो उसे हम डेटा स्टोरी लाइन के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, बिजनेस लैंग्वेजेस के अंदर क्या करेंगे, समरी बनाकर जो है उन्हें समझाएंगे, ठीक है, जिन्हें जिससे कि उसे इजीली समझ में आ पाए, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो टेक्निकल मैट्रिक्स होती हैं, इन्हें बिजनेस वैल्यूज के अंदर, लाइक कॉस्ट सेविंग कितना हो सकता है, इससे कितनी आपकी इफिशियंसी गेन हो सकती है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि स्टेक होल्डर्स अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैबलू और पावर बीआई का यूज करते हैं ये सबको, डैशबोर्ड वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे हम ये समझा सकते हैं कि हम अगर इस मॉडल को यूज करते हैं तो हमारा जो मॉडल है वो 340 री एडमिशन पर ईयर को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। कि 340 जो लोग हैं वो हर साल जो री एडमिशन करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारे 1.36 करोड़ जो है एनुअली बचत होगी, सेविंग होगी, ठीक है। हम मतलब उन्हें डायरेक्टली अगर बताते कि F1 स्कोर इसका 91% है तो वो नहीं समझ पाते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्हें डायरेक्टली बताया कि इन नंबर्स के अंदर की इतना आपका जो है पैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब आता है ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब हमारा जो मॉडल है वो डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर, उसे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। और अगर कोई भी चेंजेस वगैरह आते हैं तो उसे रिट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और द मॉडल इज एक्सपोज्ड एज एन एपीआई इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस वर्कफ्लोस, ठीक है। मतलब एक एपीआई की तरह काम करेगा, बिजनेस वर्कफ्लोस के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और मॉडल को जो है हर समय क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। और उसकी एक पीरियड के हिसाब से, लाइक मंथली, ईयरली जो है रीट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है। सो द मॉडल रन्स एज एन एपीआई, एवरी डिस्चार्ज ट्रिगर अ रिस्क स्कोर विद इन 2 सेकेंड। तो जैसे ही डिस्चार्ज कोई होता है, जैसे कोई एडमिट है बंदा, ठीक है, वो डिस्चार्ज होता है, तो उसका एक रिस्क स्कोर आपको मिल जाता है इस मॉडल से, कि इसका रिस्क स्कोर कितना है, ठीक है। मतलब कि अगर इसका स्कोर है 79% की, इसका रीएडमिशन होगा ही, तो हम इसे इसको और अच्छे से इंप्रूव करेंगे और फिर डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट गेट ऑटोमेटिक फॉलो अप कॉल्स, ठीक है, जो भी मतलब होंगे उन्हें फॉलो अप जो कॉल्स हैं वो मिलती रहेंगी। रीएडमिशन जो रेट है वो ड्रॉप हुआ हमारा 18% से 11.4% तक 6 मंथ में, ठीक है।
तो ये इसने इतना अच्छे से काम किया मॉडल ने। तो मैंने आपको एक जो है एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो एग्जाम्पल से ये चीज जो है समझ में आई होगी, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। और अब आप बहुत अच्छे से ये किसी को भी समझा सकते हो और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये देखो मैंने लास्ट में ये टेबल भी बना दी है, मतलब सारे फेसेस के लिए उनके ऑब्जेक्टिव एंड की आउटपुट के साथ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, मॉडल प्लानिंग एंड मॉडल बिल्डिंग के बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैंने आपको इन दोनों को अच्छे से ब्रीफली समझा भी दिया है, बट यहाँ पर जो है आपको टेबल भी दे दी है, ठीक है, जिससे कि आप टेबल से भी जो है इसे लिखकर आ पाओ, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो है आप कोड नहीं लिखते, बट यहाँ पर कोड लिखते हो, यहाँ पर कौन से टूल्स यूज होते हैं, यहाँ पर कौन से टूल्स यूज होते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ट्विनिंग हो रही है, यहाँ पे जो फीचर कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट होता है, एल्गोरिथम चूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही होती हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो अपनी यूनिट 1 थी डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट की, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली, ठीक है। और मैंने नोट्स कैसे बनाए प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है नोट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो कंप्लीट हमने यूनिट 1 कर लिया विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सारे पीवाईक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो अब आपको मेरा काम करना है, अब आपको क्या करना है कि आपको अभी मल्टी एटम्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, मल्टी एटम प्लस चैनल को, मल्टी एटम करियर चैनल को, ठीक है। तीनों ही आपके चैनल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थर्ड एंड फोर्थ ईयर का कंटेंट मिल जाता है, मल्टी एटम प्लस पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का कंटेंट मिल जाता है, और मल्टी एटम्स करियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है आप सबके लिए, आपको यहाँ पर इंटर्नशिप अपडेट, जॉब अपडेट्स, हैकेथॉन अपडेट्स, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, आपको यहाँ पर पॉडकास्ट इंटरव्यूज वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी एटम्स करियर को भी अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर लेना, जिससे कि आप हमारे साथ जो है अपडेटेड रहो और आपको शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में आपको जो है कंटेंट मिले बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, ठीक है। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मल्टी एटम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर multiatoms.com को विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको ये जो काम करना है। और हाँ, प्लीज अपना जो कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, और क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कौन कौन से और सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और कंप्लीट जो ये सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।